अब डिटर्मिनेंट्स में ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो पहले ही बता दिया था, ये कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक में, जो फर्स्ट ईयर की क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ी थी तो उसमें भी ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो क्लास 9-10 से बताया गया है कोऑर्डिनेट में, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके वर्सेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हम लोगों में फार्मूला याद रहता है, इस फॉर्म में याद रहता था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, फिर आगे एक्सपेंड करते चले जाते थे। इसमें हमने बताया था 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 से चालू हो जाता है। तो पहला टर्म याद रखो, बाकी आगे एक्सपेंड हो जाता है। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी बता चुके हैं, 1/2 फिर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, बाद में इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करने पे वही निकल के आएगा जो पहले फार्मूला याद होता था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस इसके आगे x2 y3 माइनस y1। आगे हमने सिग्मा लगा के लिख दिया। सिग्मा का मतलब होता है पहला टर्म लिख दिया जाता है, बाद इसके बाद एक्सपेंड कर दिया जाता है। एक्सपेंड करने में कोई परेशानी नहीं, प्लस करके एक्सपेंड करते जाएंगे। x1 के बाद x2 आएगा, y2 के बाद y3 आएगा, y3 के बाद y1 आएगा। तो अगर इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाए तो वही फार्मूला निकल के आएगा जो 9-10 क्लास में पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब इसको ये इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। और डिटर्मिनेंट में अभी प्रॉपर्टी हमने पीछे कुछ बताई दी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो रूल पहले लिखवा दिए थे कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को चेंज करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लगातार रो कॉलम बदल दो तो आगे माइनस आ जाता है। 2 रो या कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो तो 0 हो जाता है। और कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो तो वो कॉमन निकल आता है। और अगर कोई भी रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। या कोई नंबर प्लस करके लिखा हो तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी का जो यूज है, जो रूल पहले लिखाए हैं डिटर्मिनेंट में, तो उसका यूज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट निकालना तो सबको आता है, 9-10 क्लास से पढ़ते हुए आए हैं सब। तो वो उस रूल का यूज हम इसमें भी कर सकते हैं इतने डिटर्मिनेंट में। बाकी सॉल्व करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब जैसे डिटर्मिनेंट कोई भी दिया हो, जैसे हमने कहा डिटर्मिनेंट ये दिया है a11 12 13 21 22 23, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ कोई भी नंबर लिखे हुए होंगे। अब इसके माइनर्स कैसे निकाले जाएं? माइनर्स को बोलते हैं उप सारणिक। सारणिक का भी जो छोटा सारणिक है, उप सारणिक, उसको बोलते हैं माइनर। उसका नाम ही है माइनर। जैसे नाम सुना माइनर और मेजर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, माइनर और मेजर। तो वो उसी टाइप का शब्द है। माइनर मतलब होता है छोटा, तभी इसको हिंदी में उप सारणिक बोल देते हैं माइनर को। माइनर निकालना कैसे? अभी हमने पीछे एक्सपेंड करने का जो तरीका बताया था उसमें कोई परेशानी नहीं है। माइनर जैसे हमें पहले एलिमेंट का निकालना है a11 का, तो a11 के माइनर को हम m11 से लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जिसका माइनर निकालना उसके नीचे वाली लाइन को उसके सामने वाली लाइन को हटा देना है। तो इसके नीचे वाली लाइन को उसके सामने वाली लाइन को हटा देंगे। जो बचे एलिमेंट a22 23 32 33 लिख दिए बस। अब m12 बस दूसरे एलिमेंट, पहली रो का दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है a12, इसका अगर माइनर निकालना है, माइनर को बोलते हैं उप सारणिक। तो इसका निकालना है कुछ नहीं, इसके सामने वाली लाइन तो हटानी ही है, उसके नीचे वाली लाइन भी हटा दो। अब जो बचेंगे 21 23 31 33, इसको लिख देंगे a21 23 a31 33। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, कोई पूछे माइनर को, तो फिर वही तरीका सॉल्व करने का, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो ऐसे हम कोई भी माइनर निकाल सकते हैं। a11 का, a12 का, a13 का, a21 का, 22 का, 23 का, a31 का, 32 का, 33 का, 33 जैसे 9 माइनर निकल के आएंगे। तो ये 2 लिख के दिखा दिए कैसे माइनर निकाल। जिसका भी माइनर निकालना उससे सामने वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को हटा देते हैं, जो एलिमेंट बचे उसको लिख देते हैं। अब माइनर के बाद आता है कोफैक्टर। जिसने माइनर निकाल लिया तो वो कोफैक्टर भी निकाल लेगा। कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं, उसको aij से लिख दिया। जैसे उसको कैपिटल M से लिख दिया तो इसको कैपिटल A से लिख दिया। तो -1 की पावर जो माइनर निकाला है mij, उसमें -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई और कर देना है।
सीधा सीधा ये फार्मूला है, बस उसमें केवल -1 की पावर जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई और आ जाता है। तो केवल प्लस और माइनस का फर्क होता है, माइनर और कोफैक्टर में केवल प्लस माइनस से फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे A11 स्मॉल एलिमेंट जो लिखा हुआ था A11 का, अगर हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं कैपिटल A11 तो कैसे निकाला है, -1 की पावर i प्लस जे का मतलब यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इंटू 1 लिखा है तो M11 लिख दिया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो माइनस तो हट गया। अब M11 बचाओ, M11 हम पीछे निकाल ही चुके हैं। M11 कैसे निकालेंगे, A11 के नीचे वाली लाइन और सामने वाली लाइन हटा दी थी, जो बचे थे एलिमेंट A22 23 32 33 उनको लिख दिया था। ये अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो M11 आ जाएगा। तो यहाँ M11 की वैल्यू रख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ से पहले करना है ऐसे, तो ये वाला मल्टीप्लाई जब हो जाएगा ऐसे, फिर माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट सॉल्व होकर लिख देंगे। माइनर को फैक्टर निकालना बिल्कुल आसान है, जिसने माइनर निकाल लिया और बस को फैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर i प्लस जे और करना पड़ता है। अगर 1 लिखा है तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ जो भी लिखा है उनको ऐड करके -1 की पावर में लिख के इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधे फार्मूला याद रख ले, aij = -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। तो इससे हम कोई भी को फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके 9 को फैक्टर निकलेंगे तो 9 माइनर निकलेंगे, क्योंकि एलिमेंट 9 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे माइनर पहले सीख लो, इस तरीके से माइनर निकाला जाता है। जिसका भी निकालना हो उस एलिमेंट के नीचे वाली लाइन को हटा दिया करो, उसके सामने वाली लाइन को हटा दिया करो, और जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिख दिया। ऐसे हम कोई भी माइनर निकाल सकते हैं, और इससे हम को फैक्टर निकाल सकते हैं। माइनर में बस माइनर तो निकल ही आया है, -1 की पावर i प्लस जे और कर देना। आई जे का मतलब ये होता है जो यहाँ लिखा होता है 1 1 1 2 1 3 जो भी लिखा उसको -1 की पावर में कर देना है। अब -1 की पावर या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन आएगा। तो ऑड आएगा तो माइनस बना रहेगा, इवन आएगा तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ इवन नंबर आ रहा था तो माइनस हट गया। ऑड आ रहा होता 3 आ रहा होता तो माइनस आगे बना रहता। बस माइनर निकालना बता ही दिया था, तो इससे को फैक्टर और माइनर आसानी से निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करना तो बता ही दिया था। डिटर्मिनेंट की जो डायरेक्ट वैल्यू होती है उसको ध्यान रखना। जो डिटर्मिनेंट निकाला था एक है, उसका आंसर ए भी लिखा जा सकता है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर निकल के आते हैं उनका मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ। A12 कैपिटल A12 जो एलिमेंट थे A13 ये तो दिया ही हुआ था, और माइनर तो ठीक ही है, को फैक्टर निकाल लिया कैपिटल A13। इनका मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, वही आएगी जो डायरेक्ट एक्सपेंड करने पे आती है। करस्पॉन्डिंग कोई भी रो का एलिमेंट ले लिया जाए, A21 ले लें तो कैपिटल A21 निकाल के मल्टीप्लाई करो, A22 कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करेंगे A23, ये हम दूसरी वाली रो में चल रहे हैं, और कैपिटल A23 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आंसर वही आएगा, और ये इसी के बराबर हो जाएगा। जैसे A31 ले लिया जाए तो कैपिटल A31, और अगर A32 ले लिया जाए तो कैपिटल A32, और अगर A33 ले लिया जाए तो कैपिटल A33। इस तरीके से A33 ले लिया जाए। करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उसमें उनके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर निकाल के अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो आंसर वही आ जाता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्ट तो एक्सपेंड कर सकते थे, डायरेक्ट एक्सपेंड करना बता ही दिया था, जैसे वेक्टर में आई जे के फॉर्म में एक्सपेंड करना बताया था। तो कोई भी डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करके तो सॉल्व किया जा सकता है, जो पहले बता दिया था। डायरेक्ट एक्सपेंड करना पहले बताया जा चुका है, तो उससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो और ये भी रूल भी पता होने चाहिए और उसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। अब इसी डिटर्मिनेंट को अगर डायरेक्ट एक्सपेंड ना करना चाहो तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर थे उनको मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए तो वही आंसर आएगा। दूसरी रो के एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो भी वही आंसर आएगा। और तीसरी वाली रो के एलिमेंट्स A31 32 33
और उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर निकले A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो भी वही आंसर आएगा। तो डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहली रो दूसरी रो तीसरी रो के एलिमेंट से सॉल्व हो रहा है, कॉलम के उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कॉलम से भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कॉलम पहले वाला कॉलम है जैसे ये, तो इसका एलिमेंट जैसे A11 ले लिया तो कैपिटल A11, और दूसरा कॉलम का A21 ले लिया तो कैपिटल A21, और अगर A31 ले लिया है तो कैपिटल A31। अगर हम दूसरे वाले कॉलम में चलें 12, 22 और 32 लिखा हुआ है इसमें, तो अगर A12 ले लिया जाए तो कैपिटल A12, A22 ले लिया जाए तो कैपिटल A22, और A32 ले लिया जाए तो कैपिटल A32, तो भी वही आंसर आएगा। और ये भी ध्यान रखना है, तीसरा कॉलम जैसे 13, 23 और 33 लिखा हुआ है, तो A13 ले लिया जाए तो कैपिटल A13 प्लस A23 है तो कैपिटल A23 प्लस A33 है तो कैपिटल A33, तो भी वही आंसर आएगा। मतलब किसी भी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर जो निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे वो R1 का हो, R2 का हो, चाहे R3 का हो, चाहे वो C1 का हो, चाहे C2 का हो, चाहे वो C3 का हो। R1 R2 R3 बता ही चुके हैं, इसको बोलते हैं R1, इसको R2 दूसरी वाली जो रो है, और इसको R3, और ये वाला जो कॉलम है C1, ये वाला कॉलम है C2, और ये वाला कॉलम कौन सा है C3। ये C1, ये C2, ये C3, ये R1 R2 R3। तो किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आती, वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट एक्सपेंड करने पे आ रहा है। तो उसको अलग अलग फॉर्म में लिख दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से लिख दिया गया है। अपने मन से कोई भी डिटरमिनेंट बना के देख लो, कोई भी एलिमेंट रख के देख लो और सॉल्व करके देखो, तो पूरे 6 आंसर आएंगे, वो सेम आएंगे। एक तरीका, 2 3 4 5 6 तरीके तो ये हो गए, और सातवां तरीका वो है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंड करना बताया था पहले, तो भी आंसर सेम आएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना है। बाकी जो रूल बताए थे वो सब नोट कर लो ध्यान से उसमें। हाँ, तो डिटरमिनेंट में माइनर को फैक्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे पता है जिसका भी माइनर निकालना उस एलिमेंट के नीचे वाली लाइन को हटा दो और उसके सामने वाली लाइन को हटा दो, जो बचे उसको लिख दो, सॉल्व कर देंगे। अब ये तो यहाँ तक हो गया है, इसको 1 2 3 4 5 6 तरीके ये, और सातवां तरीका वो था जो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते थे, माइनर को फैक्टर निकालना बता ही दिया है। तो इसको एक बार निकाल के देख लेंगे, आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखो ज़रा ध्यान से, एक ये टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कभी कभी बोल देते हैं इसको, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में बात लगातार होती रहती, क्योंकि वो मैट्रिक्स में बस वो ब्रैकेट लगा के लिख दिया है, और डिटरमिनेंट में ऐसे मोड लगा के लिख दिया जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का यूज डिटरमिनेंट के साथ ही में हो जाता है उसमें। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर तब बोलते हैं जैसे कोई मैट्रिक्स दिया और उसका अगर डिटरमिनेंट निकालें और नॉट इक्वल 0 आए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे जब कोई मैट्रिक्स दिया और उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए और डिटरमिनेंट निकालने पे कितना आ जाए 0। कोई मैट्रिक्स दिया और उसका डिटरमिनेंट निकाला अगर 0 आ गया तब हम उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। और सिंगुलर कब बोलेंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आ रहा तब सिंगुलर। मतलब सिंगुलर वो होता है जो डिटरमिनेंट निकालने पे 0 ना आए, और नॉन सिंगुलर वो होता है जो डिटरमिनेंट निकालने पे 0 आ जाए। इसका हमें ध्यान रखना है। हिंदी में बोल देते हैं इसको व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
एडजॉइंट मतलब सहखंडज बोल देते हैं उसको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालना है, ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल, मैट्रिक्स कोई भी दिया हो सकता है, एडजॉइंट अगर निकालना तो जो रो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको वर्टिकल में लिख दिया जाता है। अब जैसे ये दिया मैट्रिक्स का अपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया उसको ऐसे, जैसे A11 A12 A13, यहाँ A21 है, A22 है, 23, यहाँ A31 32 और 33 ये लिखा हुआ है। अब एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, एडजॉइंट है, एडजॉइंट को बोल देते हैं हिंदी में सहखंडज। वो ट्रांसपोज अलग होता था, ट्रांसपोज तो मतलब परवर्त हो जाता था उसमें, अब इसको सहखंडज बोल देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो ये वाली लाइन है इसको ऐसे लिख देना है बस, कैसे, जो ये एलिमेंट जो दिए हुए थे वो जो ट्रांसपोज था उसमें कंफ्यूज ना हो जाना। ट्रांसपोज में तो वो मैट्रिक्स में होता था सीधे सीधे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती नहीं वर्टिकल में बदल दिया जाता था उसको। अब ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया था उसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले चेंज किया, पहले मैट्रिक्स बड़े ब्रैकेट में दिया होता है, अब उसको डिटरमिनेंट में लिखना है तो ये ऐसे लाइनें खींच के लिख देते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इनके हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मतलब सहगुणनखंड इसको हिंदी में बोलते हैं। कोफैक्टर निकालना भी पीछे बता ही दिया था, पहले कैपिटल से लिखा जाता था, कैपिटल A11 कैपिटल A12, माइनर को M से लिखा जाता है। पहले हम इसका वो निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकाल के इनके यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A13, फिर यहाँ 21 22 23 सीधे गिनती जैसा है, यहाँ पे सीधे 31, यहाँ 32 33। ये जो निकाला हमने इसके कोफैक्टर निकाल लिए हैं, कोफैक्टर निकालना बता ही चुके हैं। अब कोफैक्टर निकाल के उसका परवर्त कर देंगे, परवर्त मतलब ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, टी लिख दिया मतलब इसका परवर्त कर देना है। और परवर्त करना पहले बता दिया था, अगर ये लाइनें ऐसे लिखी हैं हॉरिजॉन्टल में तो इनको वर्टिकल में चेंज कर देना है। तो जब वर्टिकल में हम चेंज कर देंगे तो कैसे आ जाएगा ये, अब ये ऐसे लिखी थी लाइन, अब ये ऐसे आ जाएगी 11 12 13 21 22 23 31 32 33, यहाँ 31, यहाँ 32, यहाँ 33। कुछ नहीं है, बस इसमें जो भी दिया हो एलिमेंट उसके पहले करस्पॉन्डिंग हम कैपिटल A1 से लेके कैपिटल A11 से लेके 33 तक पूरे वो निकाल डालेंगे। कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना पहले बता ही दिया है, माइनर कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, जो एलिमेंट है इनको लिख देंगे। अब टी का मतलब है इनका हमें ट्रांसपोज कर देना है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है उनको हमें वर्टिकल लाइन में चेंज कर देना है। तो ये वाली लाइन लिखी थी इसको ऐसे बदल दिया, ये ऐसे लिखी थी इसको वर्टिकल लिख दिया, ये ऐसे लिखी थी इसको वर्टिकल लिख दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया है। एडजॉइंट है, एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स का हो तो ऐसे निकल के आ जाएगा। एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, सहखंडज, क्योंकि ये कोफैक्टर से निकल के आया है ना, कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज, तो उससे जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसको बोलेंगे सहखंडज आप भी। कभी कभी मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने को पूछा जाता है तो उसका भी फार्मूला है, तो उसको ज़रा ध्यान रखना। ए इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए आता है, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट तो सबको पता ही है कैसे निकाला जाता है, तो इन्वर्स जैसे पूछा जाए तो पहले एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स दिया है, अब पूछा जाए उसका इन्वर्स निकाल के दिखाओ, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालना बता ही दिया है,
एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके, और एलिमेंट रख के सबको इसका ट्रांसपोज कर देना है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन लिखी है उनको वर्टिकल लाइन में चेंज कर देना है, तो एडजॉइंट निकल आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करना है वो पहले बताया जा चुका है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। अब अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए तभी इन्वर्स निकल पाएगा। अब डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया मतलब नॉन सिंगुलर है, तो फिर अगर नीचे 0 आ गया, तो अगर किसी के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू तो फिर इनफाइनाइट हो जाती है, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो किसी भी में अगर इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, मतलब सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। और ये इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना बता ही दिया है, डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर देंगे, इन्वर्स निकल आएगा। अब इसके बाद क्रैमर वाला मेथड और बताया, उसको और बता दे रहे हैं। इन्वर्स मेथड से इक्वेशन भी सॉल्व किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे इक्वेशन दी है उसको एक क्वेश्चन से समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन दी हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम उस तरीके से अभी लिख के उसको बता देंगे कैसे आ सकता है। अब यहाँ इन्वर्स निकालना है तो ये ठीक है, इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब इन्वर्स का यूज इसमें हो जाता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दी होंगी जैसे, अब यहाँ जो a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3 और d1 d2 d3 की जगह कोई ना कोई नंबर दिए होंगे, एक्स वाई जेड में कोई भी इक्वेशन दी होंगी। अब इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। इसका फार्मूला ये होता है एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, मतलब इसका अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो हमें ए इनवर्स से किससे मल्टीप्लाई कर देना है? बी से। अब ए इनवर्स तब निकलेगा जब ए पता हो, तो ए यहाँ पे ये होता है एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट होते हैं उनसे जो मैट्रिक्स बना है। तो एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनके कॉफिशिएंट से जो मैट्रिक्स पता है। अब इसका हम पहले ए का ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का हमें फार्मूला पता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालना पहले बताया जा चुका है, डिटर्मिनेंट निकाल के उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ए इनवर्स निकाल लेंगे पहले, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हमें बी में कर देना है। बी का मतलब वो होता है जो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखे हों, कोई भी नंबर यहाँ लिखे हो सकते हैं उसी जैसे लिख दिया है d1 d2 d3, तो कोई भी नंबर लिखे हो तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किस में कर देना है? बी में। तो वही हमारे करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। जो कैपिटल एक्स हमने मान लिया है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड को मान लिया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेयर करा देंगे, तो ये राइट हैंड साइड भी इसी फॉर्म में निकल के आएगा जैसे ये एक्स वाई जेड हमने माना है। इसमें 1 2 3 रो हैं और एक कॉलम दिख रहा है सीधे, तो जब ए इनवर्स का बी में मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो वो भी ऐसे ही निकल के आएगा। तो उसमें 3 रो होंगे और एक कॉलम होगा, तो बस डायरेक्ट कंपेयर करा देंगे। जो एक्स के सामने लिखा हो वो एक्स का आंसर, जो वाई के सामने लिखा हो जो वाई का आंसर, जो जेड के सामने लिखा हो वो जेड का आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स का बी में मल्टीप्लाई करा देना। मल्टीप्लाई कराना मैट्रिक्स में पहले बताया जा चुका है कैसे मल्टीप्लाई कराना है। पहले वाले का एक रो लेके आगे वाले के जितने कॉलम होते हैं सब में मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई कराना जो पहले बताया था उसी का यूज कर देना है। इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए पहले ही बताया था, कोफैक्टर निकाल के सबको यहाँ लिख के उसका ट्रांसपोज जब कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आता है। और एडजॉइंट ए में जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। मैट्रिक्स में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो जितने एलिमेंट लिखे हो उतने सब में मल्टीप्लाई करना होता है। और डिटर्मिनेंट जब निकलेगा जब डिवाइड करना हो तो जितने मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए में जो मैट्रिक्स निकल के आया है उसमें जो भी जितने भी नंबर लिखे हो तो डिटर्मिनेंट ए का जो नंबर आया हो सब कहीं डिवाइड जाएगा। मल्टीप्लाई करना हो तो जितने एलिमेंट होते हैं सब में मल्टीप्लाई, डिवाइड करना हो तो जितने एलिमेंट होते हैं सब में डिवाइड होता है। ये मैट्रिक्स में अलग प्रॉपर्टी चलती है, डिटर्मिनेंट में अलग चलती हैं। देखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन अंतर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। भाई मैट्रिक्स को डायरेक्ट वैसे नहीं सॉल्व कर सकते, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई नंबर निकल के आता है, लेकिन मैट्रिक्स को अगर सॉल्व किया जाए तो वो मैट्रिक्स से ही आता है, वो खाली सिंगल नंबर नहीं आता है। अब ये हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, वो अलग बात,
तो ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकल आएगा। ए इनवर्स से बी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स निकल आएगा, कंपेयर करा देंगे तो स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन हमें इसी फॉर्म में दी होंगी, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट होंगे, जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट दिए हों A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, उसको हम ए मानेंगे और उसका हम इन्वर्स निकालेंगे। बी हम उसको मानेंगे जो राइट हैंड साइड में लिए हों, कोई भी नंबर D1 D2 D3 जैसे मान लिया तो इसको हम बी मान लेंगे। और जो स्मॉल एक्स वाई जेड है उसको हम एक कॉलम में लिख के उसको कैपिटल एक्स मान लिया। उसका फार्मूला ये होता है कैपिटल एक्स इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। बस ए इनवर्स निकाल के बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो करस्पॉन्डिंग नंबर आएंगे उनका कंपेयर करा देंगे एक्स वाई जेड से, तो वो आंसर आ जाएगा। इससे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले दोनों टॉपिक हो गए। अब इससे जितने भी क्वेश्चन हैं सब छोटे छोटे क्वेश्चन अब लगा डालो, एग्जाम्पल अपना समझ लो, यहाँ तक नोट कर लिया करो। जो हमने तरीका बताया है बस उससे लगाते रहो। अब ये मतलब ज़्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं है, वो तो फिर बोर्ड में बताए जाएंगे। अभी तो केवल ये बताया गया है कि कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो कैसे से उनको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ तक इसको नोट कर लो, जो तरीका बताया है, जो समझ चुके हैं वो लगाएं अपने, जो नहीं समझे वो ना समझे।